सर्दी के मौसम में दिल्ली और उसके आसपास के उत्तर भारत में आपका स्वागत है। हो सकता है यदि आप यहाँ पर हैं तो आपको भी बार बार ऐसा लगे कि गला साफ करने की ज़रूरत है। आपके साथ के बच्चे या बुज़ुर्ग हो सकता है पूरे दिन छींकते और खांसते हुए दिखें। बहुत लोग बार बार अपनी आंखों को मलते दिखेंगे और उनमें ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप डालते दिखेंगे। ये जो दिल्ली का और इसके आसपास के इलाके का प्रदूषण है, ये एक वार्षिक ट्रेजेडी बन चुकी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है, वो यदि 50 से नीचे रहे तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये 100 से ऊपर चला जाए तो इसको बुरा माना जाता है, अनहेल्दी माना जाता है। लेकिन दिल्ली में AQI 400 तक जाना भी कोई ऐसी बात नहीं है जो होती नहीं है, पहुंच जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर यदि कभी AQI 200 होता है तो ये माना जाता है कि चलो आज हवा इतनी बुरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जो सरकारें हैं वो क्या सोचती हैं कि इस प्रदूषण के पीछे क्या कारण है? उनको लगता है कि आपके घर में जो शादियां होती हैं, उन शादियों में रोटियां बनाने के लिए जो तंदूर लगाए जाते हैं, उन तंदूरों की वजह से ये स्मॉग है और उनकी वजह से प्रदूषण है। यदि आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया है। दिल्ली की एक मंत्री ने कैमरा पे ये बात कही थी कि जो दिल्ली के अंदर या बाकी आसपास के इलाकों में कॉलोनीज हैं, उनमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सर्दी में रात को हाथ सेकने के लिए आग जलाते हैं और उस आग से जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इतना धुआं और इतना कोहरा देखा जाता है। तो ये जो दो बहाने हैं, इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सरकार है ना तो वो इस मामले में गंभीर है और ना ही उसको वास्तव में पता है कि समस्या है क्या। जब दिल्ली में धुआं होता है, प्रदूषण होता है, तो उस समय राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाता है और जनता वो अपने घरों में कैद हो जाती है। जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन होने लगती हैं। जो सारी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं क्योंकि वाहनों का चलना रुक जाता है। कोई स्थायी समाधान नहीं सोचा जाता और यही चक्र बार बार हर साल दोहराया जाता है। जो जनता है उसकी याददाश्त बहुत छोटी होती है और इसका फायदा उठाया जाता है। इस वजह से चुनाव में कभी भी नेताओं से इस बारे में अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछे जाते। दिल्ली देश की राजधानी, जिसमें लगभग 3.25 करोड़ लोग रहते हैं, ये काफी बार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में अपना नाम पाती है। इस वर्ष के एयर क्वालिटी इंडेक्स की यदि बात करें तो उसके हिसाब से शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह हिसाब लगाया है कि जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है वो पूरे जीवन में अपना जीवन काल लगभग 12 साल कम कर लेता है और यह 12 साल जीवन कम करने का कारण है दिल्ली की दूषित हवा। हम सब ने सुना है कि दिल्ली में रहने का अर्थ है जैसे कि आप दिन में 15 से 20 सिगरेट रोज पी रहे हों। यदि हवा की क्वालिटी ज़्यादा खराब है तो ये संख्या 40 तक जा सकती है। ये बात सुनी तो बहुत लोगों ने है, पर इसका वास्तविक मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा आज जन्म लेता है तो जब वो 20 साल का होगा तो वो 20 साल से 20 सिगरेट रोज पी चुका होगा। और फिर हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कराएंगे, सेमिनार कराएंगे ये देखने के लिए कि कैंसर कम उम्र के लोगों को क्यों मार रहा है, कम उम्र के लोगों में क्यों आ रहा है। जब कोहरा आता है, जब धुआं होता है, प्रदूषण होता है, तो फ्लाइट्स, ट्रेन कैंसिल हो जाते हैं, लेट चलते हैं, या कई बार फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आपको दिल्ली आना है लेकिन आपको जयपुर उतार दिया जाएगा, वहां से आपके आने के लिए बस की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो विद्यार्थी हैं वो घर में कैद होकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और इससे जो स्वास्थ्य को हानियां होती हैं वो तो हैं ही। ये 20 नवंबर 2024 के इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जो सांस की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका जो व्यापार है वो दिल्ली NCR में होने वाले प्रदूषण से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। सरकार हर साल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, प्रदूषण आने पर पाबंदियां लगाती है। पाबंदियों से फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया कि पाबंदी लगाते ही अगले दिन हवा बहुत अच्छी हो गई हो। लेकिन इन पाबंदियों को लगाते समय जिस जनता पर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं उनकी कोई नहीं सुनता, तो उनको प्रदूषण भी झेलना है और उनको पाबंदियां भी झेलनी है। हम दिल्ली NCR के लोग पिछले कई दशकों से ये सब झेलते आ रहे हैं। आज मैं इस बात पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि इस प्रदूषण के वास्तविक कारण क्या हैं और जनता को इस प्रदूषण से और इसके कारण लगाए जाने वाली पाबंदियों से क्या परेशानियां होती हैं
और जितने भी लोग हैं, जनता उनमें शामिल है, वो सब लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार हर साल दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा देती है। माननीय न्यायालय ने भी इस प्रतिबंध का अनुमोदन किया। जब यह मसला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था तो उस समय केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बैन का समर्थन किया था और कहा था कि हाँ, पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है, इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। पटाखों को लेकर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में होने वाली पुलिस की सख्ती शायद कभी गैरकानूनी नशीली दवाइयों या गैरकानूनी हथियारों के मामले में भी नहीं दिखाई देती। अगर कोई छोटा बच्चा दीपावली पर खुश होकर एक पटाखा छोड़ दे तो कई बार उसके अभिभावकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि किसी दुकान में 4 पटाखे रखे मिल जाएं तो दुकान को सील कर दिया जाता है, दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन साल दर साल जो प्रदूषण की समस्या है वो दीपावली निपटने के बाद गंभीर होती है। यदि हम इस वर्ष 2024 की बात करें तो पटाखों पर प्रतिबंध होने के बाद भी दिल्ली में खूब पटाखे छोड़े गए, लेकिन उसके बाद अगले दिन जो प्रदूषण का स्तर था वो पिछले दिन के स्तर से कोई बहुत भिन्न नहीं था। और जो प्रदूषण का स्तर खराब हुआ है वो दीपावली का जो उत्सव है वो समाप्त होने के बहुत दिन बाद हुआ। दुर्भाग्य से पटाखों पर लगाई जाने वाली सख्ती जो कि दीपावली पर दिखाई देती है, वो सख्ती ना तो चुनाव का परिणाम आने के दिन दिखाई देती है, ना वो सख्ती उस दिन दिखाई देती है जब कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में कई महीना जेल में रहकर जमानत पर रिहा होता है, और ना ही वो सख्ती तब दिखाई देती है जब नए साल की पूर्व संध्या होती है। इन सारी बातों को देखें तो यह जो हमारी संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है प्रदूषण कम करने की, उनकी योग्यता पर और उनकी नीयत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो समाधान बताए जा रहे हैं वो वास्तव में असली समस्या को हल करने की तरफ नहीं चल रहे हैं। छोटेपन से हम ये सुनते आए हैं कि जब दीपावली पर पटाखे छूटेंगे तभी मच्छर मरेंगे। तो इन सारी बातों को अगर हम दिमाग में रखें तो ये समझ में आता है कि सरकारों को जनता पर आरोप लगाने के बजाय ये देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर सकते हैं। पटाखे किस प्रकार हमारे लिए प्रदूषण में योगदान करते हैं और किस प्रकार वो मच्छरों को मारकर स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और कैसे वो हमारी परंपरा का भाग हैं, इस बारे में एक अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। पटाखों के बाद जो एक बड़ा पंचिंग बैग है जिस पर बहुत दोषारोपण किया जाता है प्रदूषण के लिए, वो है दिल्ली में चलने वाले वाहन। दिल्ली का जो ट्रैफिक है और जो गाड़ियां हैं वो ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ रही हैं। उन सबको देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, ये जो हम और आप सिगरेट ना पीकर भी सिगरेट दिल्ली में पी रहे हैं, उनमें बहुत योगदान कर रहा है। यहाँ भी जो समाधान किए गए हैं वो समाधान ज़्यादातर पैची टुकड़ों में हुए हैं और बहुत ही टेंटेटिव रहे हैं। जो दिल्ली में एक ऑड इवन प्रयोग किया गया था, इससे प्रदूषण की क्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई सुधार नहीं हुआ और इसी कारण अच्छा किया गया कि इसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिल्ली के अंदर सीएनजी के अलावा सभी प्रकार की बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय ऐसी पब्लिसिटी की गई थी कि जैसे बस अब इससे दिल्ली के प्रदूषण का हल हो जाएगा। आज 22 वर्ष के बाद जब हम प्रदूषण का स्तर देखते हैं तो इस समझ में आता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा एक तात्कालिक समाधान था और कुछ नहीं था। जो दिल्ली और एनसीआर में चलने वाले वाहन हैं उनके ईंधन के हिसाब से, डीजल है कि पेट्रोल है, उनकी जो लाइफ है वो 5 साल कम करके 10 से 15 साल कर दी गई है, जबकि दूसरी जगह पर ये 15 से 20 साल है। अब इस 10 साल के समय में भी हर साल जो ग्रैब की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं उनके चलते इन वाहनों को करीब महीना या 2 महीना घर में खड़ा कर देना पड़ता है। मेरे हिसाब से अनफेयर है कि पहले ही समय कम कर दिया गया है, उस कम समय में से भी समय कम कर दिया जाए। सबसे बुरी बात यह है कि जिन वाहनों पर दिल्ली की नंबर प्लेट नहीं है उनको रोकना, उनको परेशान करना, इस प्रदूषण के कारण उसने इसको एक तरह से मुख्य धारा में ला दिया है कि यदि आपका वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो वो पुराना है तब भी चलेगा, लेकिन अगर दिल्ली से बाहर का वाहन है तो वो दिल्ली में घुसते ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने लगेगा। सारा प्रदूषण वही कर रहा है। BS4 वाहन दिल्ली का है तो चलेगा, दिल्ली से बाहर का है तो नहीं चलेगा। ये अनफेयर है। इस तरह के जो टेंटेटिव और जो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लिए गए उपाय हैं, ये साल दर साल बेकार होते जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। इसको दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। क्या हमारी सरकारों में से किसी ने भी कभी ये सोचने का प्रयास किया कि दिल्ली में इतना ट्रैफिक है क्यों? मैं हर साल 15 से 20 बार दिल्ली जाता हूँ
और जितनी बार भी दिल्ली जाता हूँ ज़्यादातर बार या तो बस पकड़ने के लिए, या ट्रेन पकड़ने के लिए, या फ्लाइट पकड़ने के लिए, या कोई मेहमान इनमें से किसी चीज़ से आया है उसको लेने के लिए। यदि सारी लंबी दूरी की और सुपरफास्ट रेलगाड़ियां दिल्ली से ही शुरू होंगी, दिल्ली पे ही खत्म होंगी, सारी फ्लाइट दिल्ली से चलेंगी, लंबी दूरी की सारी बसें दिल्ली से चलेंगी, तो हर व्यक्ति को कहीं भी जाने के लिए पहले दिल्ली जाना होगा। और वो जो सिगरेटें फूंक रहा है, जो सिगरेटें खींच रहा है, उनके अंदर और अपना प्रदूषण जोड़ के सिगरेटों की संख्या और बढ़ाएगा। जो ट्रेन दिल्ली से चलती हैं, यदि वो आसपास के किसी स्टेशन पर रुकती भी हैं, तो उन स्टेशंस का जो सीटों का कोटा होता है वो इस प्रकार बनाया गया है कि वो सीटें बहुत कम हैं और सारी ट्रेन में छितरी हुई हैं। इस कारण यदि ट्रेन आपके घर के आसपास के किसी स्टेशन पर रुक भी रही है, तब भी ज़्यादातर मामलों में लोगों को दिल्ली जाकर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है। सारी फ्लाइट, सारी की सारी बसें सब दिल्ली में चलती हैं, दिल्ली से शुरू होती हैं। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक एविएशन हब नहीं बन पाया है। दरअसल सरकार को प्रदूषण के बारे में कोई खास चिंता नहीं है, वो सिर्फ एक काम करती है कि जनता पर सारा का सारा दोषारोपण कर दे। जब महंगाई का कारण ये बताया जा सकता है कि लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो फिर आपकी गाड़ी प्रदूषण कर रही है, भाई ये तो जायज़ आरोप है। जो इस तरह की इनसिंसियरिटी है वो इस बात से स्पष्ट हो गई थी जब दिल्ली में सरकार ने रैपिड रेल के लिए पैसा तब रिलीज किया जब कोर्ट ने उसको फटकारा। जो ये रैपिड रेल सिस्टम है, यह अकेला दिल्ली की सड़कों पर से बहुत सारे वाहनों को हटा देगा, लेकिन इसको अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें नीचे रखा गया। तब तक नीचे रखा गया जब तक कि कोर्ट से लताड़ नहीं पड़ी। तो इससे जो आपके जो इरादे हैं उसकी सिंसियरिटी दिखाई देती है कि कितनी सिंसियरिटी है इसमें। उसी समय साथ के साथ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि जो हमारी एक के बाद एक केंद्र सरकारें आई हैं, उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया काउंटर मैग्नेट बनाने का। काउंटर मैग्नेट का अर्थ ऐसे शहर जो कि दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को अपनी तरफ खींच सकें। यदि ये आसपास के शहरों में थोड़ा सा जो दिल्ली से दूर हो, उनके अंदर एक मल्टी मोडेलिटी ट्रांसपोर्ट हब बनाने का प्रयास करें और इन हब्स में आपस में कनेक्टिविटी अच्छी रखी जाए, तो दिल्ली के अंदर आने वाले वाहनों की संख्या बहुत कम की जा सकती है। मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली के पास अंबाला और मुरादाबाद दो ऐसे शहर हैं जो रेल और सड़क के नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। यदि इनको अच्छी एयर कनेक्टिविटी दे दी जाए और इनमें अच्छे मल्टी मोडेलिटी ट्रांसपोर्ट हब बना दिए जाएं, इन हब्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, इनमें आपस में अच्छी कनेक्टिविटी दी जाए और प्लस इनकी दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी दी जाए, तो ये दिल्ली को आने वाले बहुत सारे ट्रैफिक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी दिशाओं में भी और इस तरह के हब बनाए जा सकते हैं। दिल्ली के चारों तरफ ऐसे हब बना के और उन सबको आपस में जोड़ा जा सकता है। इस तरह से हम दिल्ली का वाहनों का जो उसके ऊपर बोझ है उसे बहुत कम कर पाएंगे। इसी प्रकार जो सरकारी मुख्यालय हैं उनको एनसीआर से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। आजकल जबकि ज़्यादातर काम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वीसी से होते हैं, तो इस तरह से ऑफिस शिफ्ट कर देने से जो कार्यकुशलता है उस पर बहुत ही न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो यही होगा कि हर साल सरकार नई नई ट्रेन चलाएंगी, इसलिए और त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन चलाएगी जिससे कि स्पेशल रश क्लियर हो सके। नई दिल्ली स्टेशन सारा लोड नहीं ले पा रहा है, तो पुरानी दिल्ली के ऊपर ट्रेन बढ़ाइए, आनंद विहार में नया टर्मिनल बनाइए, सराय रोहिल्ला में नया टर्मिनल बनाइए। यही करिए, दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता रहेगा, हर साल प्रतिबंध लगते रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि अपनी अदूरदर्शिता के कारण जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए जनता पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जितने भी प्राइवेट और सरकारी बड़े ऑफिस हैं वो ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में हैं और लोग रोजाना 30-40 किलोमीटर चल के इन ऑफिस में नौकरी करने के लिए आते हैं। इस कारण आसपास के क्षेत्रों में जो रहने की जगह है, जो रेजिडेंशियल जगह है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस कारण वहाँ पर हर समय कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। दिल्ली एनसीआर को अगर आप देखें तो 24 घंटा 7 दिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। यदि आपके पास दिल्ली में घर है तो पक्की बात है कि कोई ना कोई गिद्ध आपके आसपास मंडरा रहा होगा जिससे कि वो आपके इस घर को खरीद के इसको 4 माले का अपार्टमेंट बना सके। अब जब ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है तो धूल पैदा होती है। अब ये धूल सर्दियों के समय हवा कम चलने की वजह से इकट्ठा होकर एक समस्या बन जाती है। तो सरकार क्या करती है, पैचअप सॉल्यूशन दोबारा से, कि इस समय में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी रोक दी जाती है। इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक देने से जो मालिक है जिसके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और जो तोड़फोड़ पहले की जा चुकी है उसकी जो धूल है वहीं की वहीं रहती है। तो जब तक हम लोग सरकारी और प्राइवेट जो कार्यालय हैं
उनका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, उनको दिल्ली में इकट्ठा होने से रोकेंगे नहीं, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि काउंटर मैग्नेट्स पर कहीं चर्चा भी नहीं होती है, काम करना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर जो फसल काटने के बाद पराली बचती है उसको जलाना है। इस मौसम में जो हवा की दिशा है वो दक्षिण पूर्व की तरफ होती है, जिसके कारण पंजाब की तरफ से सारा का सारा धुआं दिल्ली की तरफ आ जाता है। जब उत्तर प्रदेश ने इस समस्या को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है, हरियाणा ने इसको बहुत कम कर दिया है, तो ये पंजाब में अभी तक क्यों है? इसका सीधा सा कारण है कि जो राजनीतिक अदूरदर्शिता है उसके कारण ये समस्या पंजाब में हल नहीं हो पा रही है। इस तरह के भी दुर्भाग्यपूर्ण वाकये आए हैं, जैसा कि ये पिछले साल नवंबर का वाकया हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टेड है कि जो अधिकारी इस काम के लिए गए थे कि उनको पराली जलने से रोकना है, उनको किसानों ने बंधक बना लिया और पकड़कर उनसे जबरदस्ती उनके खुद के हाथों से पराली जलवाई। अब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल ने चुनाव के समय यह भी कहा कि पराली जलाना तो किसान का अधिकार है। तो इस तरह की जब बातें होती रहेंगी तो सरकार आपके तंदूर को तो प्रदूषण का कारण बताएगी, लेकिन इस पराली जलने को नहीं रोकेगी, क्योंकि इसके राजनीतिक कारण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो किसान हैं उनको पता है कि पराली जलाने से जो उनका बचा हुआ ये सारा अवशेष है जो कि कंपोस्ट होकर खेत में खाद का काम करता है, और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि केंचुए हैं जो कि हमारी फसल को बड़ा लाभ पहुंचाते हैं, वो सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो धुआं है वो पहले पंजाब के लोगों के फेफड़ों को जलाता है, उसके बाद दिल्ली पहुंचता है, उसके बाद भी किसान इसको जलाते रहते हैं। क्यों? तो फिर से बड़ा आसान है किसानों पर दोषारोपण करना, लेकिन उन पर दोष लगाने से पहले सरकार को ये देखना होगा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये जो कानून सन 2009 का है, इसकी नीयत तो अच्छी थी कि जो हमारा भूगर्भ जल है उसको बचाया जाए, लेकिन इसके कारण क्योंकि इन्होंने ये कर दिया कि मई और जून के समय से पहले धान ना तो बोया जा सकता है ना उसकी रोपाई की जा सकती है, तो इसके बाद जो बुआई और रोपाई है वो देर से होती है। जाहिर सी बात है, जब फसल देर से बोई जाएगी, देर से रोपी जाएगी तो देर से पकेगी। जब देर से पकेगी तो किसान के पास अगली फसल के लिए खेत खाली करने के लिए बहुत कम समय बचता है, तो वो खेत को फटाफट खाली करने के लिए शॉर्टकट के लिए पराली को जलाने लगते हैं। जो कार्बाइन मशीन फसल काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो जो पराली को छोड़ती है, जो अवशेष छोड़ती है, वो इतना कुचला हुआ और टेढ़ा मेढ़ा होता है कि उसको काटकर पशुओं के चारे में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर से शॉर्टकट की बात आती है कि इसमें आग लगा दी जाए। ये आर्टिकल 30 अक्टूबर 2024 का है और ये सरकार के इस दावे की पोल खोल देता है कि उन्होंने किसानों को मशीनें दी हैं जिससे कि वो पराली के दूसरे प्रयोग कर सकें। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जितनी मशीनों की आवश्यकता है उसके मुकाबले बहुत ही कम मशीनें दी जा पाई हैं। तो सरकारों को पहले अपना घर ठीक करना होगा, उसके बाद आपकी शादी में बनने वाला खाना, उसमें जलने वाले तंदूर, आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं और किसान, इन सभी को उसके बाद ही दोषारोपण किया जाए, उसके बाद इन पर आरोप लगाया जाए। जो प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल एक्ट है इसके पुनरावलोकन की आवश्यकता है, खासतौर पे तब जबकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में जो वर्षा का पैटर्न है, जो उसका समय है, वो बदल गया है। किसानों को पराली के दूसरे इस्तेमालों के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जो उसके बाद भी आग लगाते हैं उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये जो नंबर है जो इस साल 10,000 है, ये कभी भी कम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी समस्या है जो दिल्ली के प्रदूषण का कारण है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी को इस बारे में चर्चा भी नहीं करता, वो है कूड़े का जलाया जाना। जब भी आप दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली के चारों तरफ आपको कचरे के पहाड़ बने हुए दिखाई देते हैं। ये पहाड़ 12 महीने सुलगते रहते हैं, इन पर हल्की हल्की आग जलती रहती है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कूड़े को इकट्ठा करके, सबसे आसान तरीका उनके लिए ये होता है कि उसको लेकर उसमें आग लगा दी जाती है। ये जो वीडियो है, जलते हुए कूड़े का वीडियो है, ये दिल्ली की एक राज्यसभा एमपी ने शेयर किया है। अब जो चारों तरफ जलने वाला कूड़ा है, शायद ये 300 किलोमीटर दूर जलने वाली पराली से ज़्यादा बड़ी समस्या है, लेकिन इस तरफ ना तो कोई कार्यवाही होती दिखाई दे रही है, ना इस बारे में चर्चा है। कार्यवाही के नाम पर क्या होता है कि सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोगों को पकड़कर उन पर भारी भरकम फाइन लगा दिए जाते हैं। जो दीर्घकालिक समाधान है वो तभी आएंगे जब जो बिजनेस और ऑफिस की जो एक्टिविटी है उसको दूसरे शहरों में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली और उसके चारों तरफ
मल्टी मोडैलिटी ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे। ऐसे हब जिनमें वायु की, रेल की, बस की, सबकी कनेक्टिविटी हो। ये हब आपस में कनेक्टेड हों और ये बहुत अच्छी तरह से दिल्ली से भी कनेक्टेड हों। दिल्ली हमारे देश की राजनीतिक राजधानी है। दिल्ली में गर्मी बढ़ाने के लिए राजनीति ही बहुत है, इस सब आग की प्रदूषण की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में एक सवाल आता है कि क्या हम नागरिक इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं? क्योंकि यदि आप सरकार से पूछें तो सरकार तो कहेगी कि खाना बनाना बंद कर दीजिए, अपना वाहन घर में खड़ा कर दीजिए, और जब आप बाहर जाके जो सार्वजनिक वाहन है उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस डीजल की थी, बस भी सड़क पे से हटा ली गई है। तो जैसे करके पहुंचिए जहां भी आपको जाना है। अपने त्यौहार जो साल में 365 दिन में एक बार आते हैं, उन त्योहारों को मनाना बंद कर दीजिए, अपना घर बनाना बंद कर दीजिए, फुटपाथ पे सोइए, और ये सब करिए जिससे कि सरकार कूड़ा जलाने की और पराली जलाने की खुली छूट दे सके। लेकिन इसके बाद भी कुछ वास्तविक चीज़ें हैं जो आप और हम कर सकते हैं। हम अपना गिलहरी वाला योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास कूड़ा ना जलाया जाए। यदि आपके आसपास कोई कूड़ा जलाता दिखे तो उसे रोकें। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसमें इस बात को उठाएं, अपने यहाँ जो जमादार है उसको समझाएं, और यकीन मानिए ये कूड़ा जलाना एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। यदि आपने इसको रोका तो आप इसको रोक के प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। यदि आप किसान हैं तो कृपया अपने आसपास के किसानों को समझाएं कि पराली जलाने से फसल के लिए, मिट्टी के लिए क्या नुकसान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या नुकसान है। इसके अलावा जो कारपूलिंग है, जब हम एक ही जगह जा रहे हो तो एक कार लेके चलें। यदि हम इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करें तो सड़क पे भीड़ भाड़ और प्रदूषण दोनों को कम कर पाएंगे। और हाँ, इस सब के साथ अपनी खुद की रक्षा भी करिए। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक दिल्ली ना जाए, और हाँ, अपने मास्क निकाल लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस सब के साथ ही मैं आपको एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।